तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे ओम्स लॉ के बारे में और हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ में ये पढ़ा था कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, और वहां पर हमने कांस्टेंट टर्म यूज किया था आर दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अब आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि रेजिस्टेंस जो होते हैं किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट को अपोज करता है। ठीक है। अब बात ये होती है कि करंट को अपोज करने के पीछे कारण क्या है, क्यों करंट को अपोज करता है। तो हमने पढ़ा था ड्यू टू कॉलिजन। ठीक है, हमने पढ़ा था ड्यू टू कॉलिजन। नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होने के चलते और नंबर ऑफ कॉलिजन कम होने के केस में करंट को क्या करता है, वो अपोज करता है। कैसे अपोज करता है हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट सपोज हम सबसे पहले लेंथ के ऊपर बात करते हैं कि हमने आपने जैसा पढ़ा होगा रेसिस्टेंस जो होते हैं लेंथ पर डिपेंड करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करते हैं, और कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करते हैं, और क्या बोलते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंथ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि लेंथ पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या लॉजिक है उसका। तो लेट सपोज करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर इसका लेंथ एल है, एंड लेट सपोज हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है जिसका लेंथ 2l है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मटेरियल दोनों कंडक्टर का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाउ सेम है। हम क्या कर रहे हैं, केवल लेंथ को चेंज कर रहे हैं। पहले कंडक्टर का लेंथ एल था, नाउ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 12। अब बात ये करते हैं, क्या इन दोनों केस में क्या रेजिस्टेंस सेम होगा। क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है आपको कि दो कंडक्टर हैं सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक, दोनों का लेंथ अलग अलग है, एक का लेंथ एल दूसरे का एल लेंथ 12, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो क्या इन दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे। क्या लगता है आपको, चलिए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा बात करते हैं थिकनेस के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। नाउ हमने क्या किया, एक सेम मेटेरियल बना हुआ दूसरा कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाउ 2 है। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ, सेम मटेरियल का बना लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, लेंथ डिफरेंट था। पहले वाले का लेंथ एल, दूसरे वाले का लेंथ जस्ट डबल था। ठीक है, अब क्या किया मैंने कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रहा, दूसरे कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जस्ट डबल रहा पहले वाले से, लेंथ सेम और मटेरियल सेम। तो फिर से वही सवाल, क्या इनके पास रेसिस्टेंस सेम होगी। मैंने पहले बोला आपसे कि मटेरियल सेम है इनके, तो क्या अभी भी रेसिस्टेंस सेम होगा इनका। क्या लगता है आपको। तो देखिए सिंपल सी केस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा। अब बात ये आता है कि आखिरकार रेसिस्टेंस सेम क्यों नहीं होगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे। चलिए उसके ऊपर बात करते हैं कि सेम क्यों नहीं है। तो देखिए आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। ये डायरेक्ट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द व्हिच फैक्टर और डज रेजिस्टेंस डिपेंड। तो सबसे पहले याद रखेंगे कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या फिर बोले थिकनेस ऑफ द कंडक्टर को पर डिपेंड करता है। थर्ड, नेचर ऑफ द मैटर ऑफ द कंडक्टर। और फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आपने पढ़ा था Ohm's law is valid only for the constant temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर वेरी करेंगे वैसे वैसे Ohm's law क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा उसको। क्यों, क्योंकि वहां पर आर था और आर डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। चलिए इन चीजों को अब डिटेल में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हम सबसे पहला केस लेंथ लेके चलते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि ये चार बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। तो हम सबसे पहले लेंथ के ऊपर बात करते हैं कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज को। दूसरा हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेंथ से। क्वेश्चन वही है, क्यों डिपेंड करते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, उसी का आंसर हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए रीजन फॉर रेसिस्टेंस आपने पढ़ा था, एक रीजन कॉलिजन है। ठीक है, ओनली एंड वन रीजन ड्यू टू कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ओके, कैसे समझते हैं यहाँ पर। एक सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है।
ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और आपको वहां पर दिख रहा है कि उस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि अगर मैं इस कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, बात समझेंगे, अगर हम कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो क्या उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम रहेगी या इंक्रीज कर जाएगी? सिंपल इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज कर दिया। लेट सपोज कि ये पहले इस लेंथ का कंडक्टर हमारे पास था, ठीक है, अब ये पूरा मैंने कंडक्टर एज्यूम कर लिया, तो सिंपल सी कैसे लेंथ बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गया कि लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहा, सेम रहा। लेंथ बढ़ाया मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा सोचिए कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, तो कॉलिजन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल समझते हैं इस चीज को कि लेट सपोज एक मेला वाला केस है, बहुत सारे भीड़ है और उस भीड़ में आपके पास ये गेट है निकलने के लिए, ठीक है, और इसमें कॉलेज में मान लेते हैं कि 500 लोग भरे हुए हैं, ठीक है, ये गेट है। ठीक, अब आपने क्या किया, थोड़ा सा एरिया बढ़ा करके इसमें 1000 लोगों को और डाल दिया, टोटल कितने हो गए, 1500 लोग हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अच्छा, अब सोचिए कि अगर मेले में भगदड़ हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ भगदड़ हो जाए तो क्या जो एक दूसरे तीसरे आदमी जो यहाँ पर खड़े हैं, क्या उनके बीच में कॉलिजन फास्ट होगा कि स्लो होगा? क्लियर, फास्ट होगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या कॉलिजन बढ़ जाएगा? ओके, चलिए अगर कॉलिजन की बात करते हैं तो कॉलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अगर कॉलिजन इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, अगर कॉलिजन इंक्रीज होता है रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, क्लियर, चलिए अगर हम बात करते हैं कि सेम मटेरियल है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ मैंने डबल कर दिया। ठीक, अच्छा अगर मैंने लेंथ डबल कर दिया तो लेंथ हमारे पास 2x हो गया। अच्छा बताइए, लेंथ डबल करने से क्या कॉलिजन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा? सिंपल, इंक्रीज होगा, अब पढ़ा हमने, तो कॉलिजन भी क्या हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अच्छा, कॉलिजन के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तो अगर कॉलिजन 2 टाइम्स हुआ तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे कंडक्टर के लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या और इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हम एक बात बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं क्या कि कंडक्टर जो होता है, जो कंडक्टर का लेंथ है और रेसिस्टेंस है, इन दोनों के जो बीच में रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, कैसा रिलेशन है इनके बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन वी कैन से दैट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और वी कैन आल्सो से रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर, ये बात समझ में है आपको कि लेंथ जो होता है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट केस क्या करते हैं कि बोथ वायर हैविंग सेम लेंथ। अच्छा, अगर वायर का लेंथ सेम है तो इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थिकनेस को मैंने चेंज कर दिया। मटेरियल अभी भी सेम है, मटेरियल अभी भी सेम है, बात ध्यान रखें, मटेरियल अभी भी सेम है। तो पहले वाले कंडक्टर का लेट सपोज लेंथ एल है और दूसरे वाले कंडक्टर का भी लेंथ एल है, लेंथ सेम है हमारे पास। ओके, पहले वाले कंडक्टर का दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और दूसरे वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, सोचिए, लेंथ तो सेम है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों केस में सेम होंगे। बस हुआ क्या, एरिया बढ़ा दिया गया। अब फिर से वही बात मेले वाले केस में आते हैं,
एक एरिया क्राउडेड, ये गेट है, सेम एरिया, इस बार एरिया को मैंने बढ़ा दिया, गेट की लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। आदमी उतना ही है। बताइए किस गेट से आदमी इजीली निकल सकते हैं लेस कॉलिजन के साथ? किस गेट से आदमी इजीली निकल सकते हैं लेस कॉलिजन के साथ? किस गेट से आदमी निकल सकते हैं इजीली लेस कॉलिजन के साथ? चलिए, आई होप आप समझ गए, ठीक है। क्या एरिया बढ़ाने से कॉलिजन के ऊपर क्या इफेक्ट आया? कॉलिजन बढ़ा या घटा? डेफिनेटली। तो जैसे मैंने एरिया को 2a कर दिया, अब उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रूम मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रूम मिलना स्टार्ट हो गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रूम मिलना स्टार्ट हो गया, कॉलिजन क्या हो गई? लेस हो गई। कॉलिजन क्या हो गई? लेस हो गई, ठीक है। अब जैसे ही कॉलिजन लेस होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया गया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया गया तो कॉलिजन क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, तो सिंपल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, रेजिस्टेंस क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बात आपको समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। चलिए मूव करते हैं। अब देखिए, हमें पता है ये बात कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस इज, और वी कैन आल्सो से लाइक दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन को देखा जाए और दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा? क्लियर, हमें 1 और 2 से मिल जाएगा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1 अपॉन A, और L इंटू 1 L बाई A हो जाएगा ये पॉइंट। ओके, तो आपको ये पता है कि जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं और इक्वल यूज करते हैं तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट वर्ड यूज करना होता है, दैट इज द कांस्टेंट, that is the constant called rho। okay, that is the constant called rho। और इसको हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल के नाम से जानते हैं। ओके, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रो। क्लियर? चलिए, अब बात यहाँ पर ये आता है कि इस रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल को हम लोग एक और वर्ड दैट इज साइन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए अगर R इक्वल टू रो L अपॉन A है और यहाँ से पूछे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज रो इज इक्वल टू, तो RA को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं RA इज इक्वल टू रो इनटू L, और हमें रो चाहिए तो L को इस साइड भेजेंगे तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, इट मींस रो इज इक्वल टू RA अपॉन L हो जाएगा, दैट इज रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। यहाँ पर रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर थिकनेस ऑफ कंडक्टर है। और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। क्लियर? चलिए, हमें ये बात पता है कि रेसिस्टिविटी जो होता है आर ए अपॉन एल होता है। ओके, यहाँ पर रो रेसिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस, ए एरिया ऑफ कंडक्टर, और एरिया व्हाट वी कॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अच्छा चलिए, तो अगर हम रेसिस्टिविटी की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे रेसिस्टिविटी केवल कब चेंज होता है? ओनली विद द मटेरियल, ठीक है। रेसिस्टिविटी कब चेंज होगा? ओनली विद द मटेरियल। रेसिस्टिविटी का
लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो कब चेंज होगा? ओनली जब आप मटेरियल को चेंज करेंगे। इसका मतलब ये बोल सकते हैं इट इज द property of the material। ओके, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब ये बता रहे कि किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। पहले बता दिया मैंने आपको, ये डिपेंड नहीं करता है साइज ऑफ द वायर पे, मतलब लेंथ ऑफ द वायर पे, दूसरा शेप ऑफ द वायर पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। करते हैं रेसिस्टिविटी के ऊपर और या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल केस एज्यूम कर रहे हैं। तो इस स्पेशल केस में क्या है कि हम एक कंडक्टर का एज्यूम करते हैं, जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, और उस कंडक्टर का जो लेंथ दैट इज एल, उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 1 मीटर। अच्छा, अगर हम लोग कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूनिटी और लेंथ को यूनिटी मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? देखिए हमें पता है फॉर्मूला, दैट इज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आपने देखा था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए था। तो यहां से हम रो को लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो अब हमने क्या माना कि एरिया को यूनिट मान लेना है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ को क्या मान लेना है 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया और लेंथ के वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो आर इंटू 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रो जो हो गया किसके इक्वल हो गया, रेसिस्टेंस के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था वो किसके इक्वल हो गया, रेसिस्टेंस के इक्वल हो गया। ठीक है, तो मतलब हम सिंपल एक वर्ड ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसी भी सबस्टांस या किसी मेटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी जो है किसी भी सबस्टांस या किसी मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, रेदर देन दैट अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक और स्पेसिमेन मटेरियल जो होगा, जो पर्टिकुलर मटेरियल होगा, उसकी ये प्रॉपर्टी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। नाउ बात करते हैं इसके ऐसा यूनिट क्या होती है। जैसे हम लोग देखा अभी कि रो का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, और यहाँ से ए आपका एरिया है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एंड ये एल आपका लेंथ है, द लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और ये आर आपका रेसिस्टेंस है एंड यूनिट इज ओम। तो यहाँ से रो को हम लिख सकते हैं दैट इज ओम इनटू मीटर स्क्वायर एंड बाई मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर होगा। ठीक है, ये बता ध्यान रखेंगे। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दोनों के दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों क्या होंगे, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर हम मेटल की बात करें तो जैसे आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, दे इंक्रीज मतलब क्या, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंसुलेटर की बात की जाए और सेमीकंडक्टर की बात की जाए, डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर के डिक्रीज करने से। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे, इस पॉइंट से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, रेसिस्टिविटी ऑफ ऑल मटेरियल्स और ऑल मेटल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जितने मेटल्स हैं उन सारे मेटल्स की रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। कब? जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। चलिए कुछ बात करते हैं कि गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के ऊपर। कि गुड कंडक्टर्स जो होते हैं, आपको पता है गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स कुछ होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर की रेसिस्टिविटी लो होती है, ठीक, और बैड कंडक्टर की रेसिस्टिविटी हाई होती है। अगर मैं पूछूं कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो आपको पता होगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, और आपको पता है कि बेस्ट कंडक्टर की रेसिस्टिविटी लो होती है और बैड कंडक्टर की क्या होती है, हाई होती है। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, दैट्स व्हाई रेसिस्टिविटी इज लोवेस्ट। ठीक है, तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी क्या होती है, लोवेस्ट होती है। सेकेंड बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, कॉपर है। सेकेंड बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, कॉपर है। तो इसकी भी रेसिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। ठीक, ध्यान रखेंगे
कि फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक फिक्स टेम्परेचर की बात की जाएगी, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस आर रिलेटेड एज, कैसे रिलेट करते हैं? पहला, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में? सेमीकंडक्टर के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद एलॉय का और उसके बाद मेटल्स का। सबसे कम किसको होता है? मेटल्स के, और सबसे ज्यादा किसको होती है? इंसुलेटर्स की। क्या? रेसिस्टिविटी। कब? स्पेसिफिक टेम्परेचर में। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस, एक टेबल आपको मिलेगा उसमें, जैसे ये टेबल देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी कुछ रेंज होती है, ठीक है। जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी कुछ रेंज होती है। जैसे बात करते हैं कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर का रेंज क्या? 10⁻⁸ से 10⁻�6। अगर रेसिस्टिविटी इन रेंज में हो और आपसे पूछे कि बताइए इसका नेचर क्या होगा, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर क्या है, तो आप सिंपल बोलेंगे क्या है? वो कंडक्टर है। अगर उसका रेंज 10⁻8 से 10⁻16 प्लस का 10⁻8 से प्लस का 10⁻16, तो क्या होगा? इंसुलेटर होगा, ठीक है। वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। और अगर 10⁻−5 से 10⁻−2 के बीच में है, तो वो क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स होंगे। क्लियर? और ये पता है ओम मीटर क्या है आपका? ओम मीटर क्या है आपका? यूनिट है, ठीक है। ओम मीटर क्या है आपका? एसआई यूनिट है। ओम मीटर क्या है आपका? एसआई यूनिट है, ओके। सी, या यहाँ वी नीड टू फोकस ऑन इट एज वेल। क्या? कि we know formula of resistivity is RA upon L, okay। और यहाँ पर एक मिस्टेक अगेन, we need to improve it once again। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा आप भूल जाएंगे कुछ पल के लिए, ओके। बाकी सारा सही है, दैट इज द मिस्टेक। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर था और लेंथ आपका 1 मीटर था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज रो इज इक्वल टू आर इंटू 1/1, दैट इज ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी एक छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि फॉर्मूला वहां पे गलत टाइप था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से मीटर स्क्वायर और यहाँ से मीटर हो जाएगा, क्योंकि आर ए अपॉन एल है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल है। तो ए का मीटर स्क्वायर और एल का मीटर, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? रो इज इक्वल टू ओ मीटर, ठीक है। रो इज इक्वल टू ओ मीटर, क्या हो जाएगा ये? रो इज इक्वल टू ओ मीटर। तो ध्यान रखेंगे, एस आई यूनिट क्या है इसका? ओम मीटर, ओके। एस आई यूनिट क्या है इसका? ओम मीटर है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, ये सिल्वर के कुछ टेबल दिए गए, आप इस टेबल को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। बताइए किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ये मेटल है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।